हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नेट क्लासेस CS एंड पेपर 1। डियर फ्रेंड्स, मैं ज्योति कुमारी चौबे आप लोगों को करा रही हूँ NTA UGC नेट कंप्यूटर साइंस की पूरी तैयारी और साथ में मैं पेपर 1 भी करा रही हूँ। पेपर 1 मैंने आज स्टार्ट किया है रिसर्च एप्टीट्यूड से। रिसर्च का मैं आप लोगों को आज सिलेबस बताऊँगी पहले, और रिसर्च का एक इमेज, क्या इमेज होना चाहिए, रिसर्च क्या है ये बताऊंगी, और उसके बाद मैं स्टेप ऑफ रिसर्च बताऊंगी। क्या होता है कि हमने, जैसे मैं भी जब पढ़ रही थी और तैयारी कर रही थी, तो रिसर्च का एक एक टॉपिक सुनने पे ना समझ में नहीं आता है। वो ये नहीं पता चलता है कि इसका पूरा स्ट्रक्चर क्या है, इसका इमेज क्या है। तो मुझे जो वहाँ कमी दिखी थी उसको मैंने यहाँ पे चेंज किया है, उसमें इम्प्रूवमेंट लाया है, और मुझे जो बेस्ट लगा उस वे में मैं आप लोगों को यहाँ प्रेजेंट कर रही हूँ। तो आइए स्टार्ट करें हम रिसर्च एप्टीट्यूड। पेपर 1 का सिलेबस तो पता होगा। सिलेबस में हम लोगों को टीचिंग पढ़ना है, रिसर्च पढ़ना है, कम्युनिकेशन पढ़ना है, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड पढ़ना है, रीडिंग कम्प्रिहेंशन, DI आता है, और लॉजिकल रीजनिंग आएगा, पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट आएगा, और हायर एजुकेशन आएगा, है ना। इस तरह से 10 यूनिट पूरा आपका बटा हुआ है। तो उसमें पहला यूनिट है टीचिंग और दूसरा है रिसर्च, ठीक है। तो रिसर्च का डिमांड पहले था, बहुत सारे बच्चों ने बोला मैम रिसर्च ही पहले स्टार्ट कीजिए, तो मैंने रिसर्च स्टार्ट किया। और देखिए, हम लोग को नेट क्वालिफाई करने के बाद PhD करना है और रिसर्च में ही जाना है, तो मुझे लगा कि रिसर्च में पहले आप लोगों को कराऊं। तो चलिए आते हैं, हम देखते हैं रिसर्च का सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले देखिए, इसका स्ट्रक्चर आपको समझ में आएगा। रिसर्च एप्टीट्यूड में क्या है, रिसर्च का सिलेबस, उसमें क्या है, रिसर्च है, मेथड ऑफ रिसर्च है, स्टेप्स ऑफ रिसर्च है, थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग, एप्लीकेशन ऑफ ICT इन रिसर्च एंड रिसर्च एथिक्स। यही जो है ये सिलेबस है। अब इसके अंदर क्या पढ़ना है आपको, रिसर्च की मीनिंग, मतलब क्या है। तो रिसर्च का मतलब क्या है, रिसर्च। अगर हम इसको अलग अलग करते हैं तो हम, जैसे हिंदी में हम उसको संधि विच्छेद कहते थे, उस तरह से हम इंग्लिश में अगर करते हैं री प्लस सर्च। री यानी कि फिर से, और सर्च यानी कि ढूंढना, किसी चीज़ को खोजना। तो हम रिसर्च में क्या करते हैं कि हम किसी चीज़ को जो पहले किसी ने किया है उसको हम क्या करते हैं, फिर से उस पर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने एफर्ट लगा के, और हम उसको फिर से एनालाइज करते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, उस पर कुछ स्टडी करते हैं। तो वो हो गया रिसर्च की मीनिंग। अब रिसर्च टाइप्स कितने टाइप के होते हैं, तो हिस्टोरिकल रिसर्च होते हैं, क्वालिटेटिव, आगे आप लोगों को बताऊंगी टाइप्स ऑफ रिसर्च। उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स उसके होने चाहिए। फिर है पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म। ये दोनों जो है ना, इससे रिलेटेड पक्का एक क्वेश्चन हर बार आता है। तो ये है, इससे रिलेटेड भी जितने PYQs आए हैं मैं वो आप लोगों को कराऊंगी। इसका मैं ओवरव्यू स्ट्रक्चर बता दूंगी, मतलब बता दूंगी थोड़ा, लेकिन नोट्स नहीं। इसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं अभी पिछले 2-3 एग्ज़ाम से, तो शिफ्ट में एग्ज़ाम हो रहा है, और इतना ज़्यादा, मतलब 10-10 शिफ्ट में एग्ज़ाम हो रहा है। पिछले नवंबर में तो बहुत ज़्यादा शिफ्ट में हुए थे। तो मतलब प्लेंटी ऑफ क्वेश्चन आपके पास मिलेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन से ही तैयारी करेंगे पेपर 1 की, और जहाँ कॉन्सेप्ट चाहिए तो मैं उसका एक बेसिक आपको ओवरव्यू बता दूंगी। उससे ज़्यादा भी आप लोगों को कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्वेश्चन पूछिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं आप, नेट क्लासेस CS gmail.com पे मुझे मेल कर सकते हैं। बहुत सारा मेथड है ना। तो ये हमारा रिसर्च का पहला जो हुआ यूनिट, उसका है कि मीनिंग, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक, पॉजिटिविज्म। उसके बाद क्या है, मेथड ऑफ रिसर्च।
अब रिसर्च के मेथड क्या क्या होते हैं? रिसर्च के मेथड क्या क्या? एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड। इतने तरह के मेथड हैं। एक्सपेरिमेंटल क्या होता है? जिसमें कि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उसमें कुछ वेरिएबल को हम चेंज कर रहे हैं। डिस्क्रिप्टिव क्या है? वो डिटेल में होता है। हिस्टोरिकल, जो हिस्टोरिकल चीज़ें हैं तो उसके लिए अलग मेथड का यूज़ करते हैं हिस्टोरिकल के लिए। क्वालिटेटिव यानी कि कोई चीज़ है जिसको हम क्वालिटी में मेज़र कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव यानी कि कुछ चीज़ें हैं जो क्वांटिटी में मेज़र होती हैं, जैसे कि पॉपुलेशन है तो क्वांटिटी में है, लेकिन लोगों का मेंटल स्ट्रेस लेवल, लोगों के ऊपर आजकल जैसे डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं या फिर, तो वो क्या है, वो माइंडसेट क्या होता है, तो वो क्वालिटेटिव में आ जाएगा, उसकी क्वांटिटी नहीं है। इस तरह से मेथड्स होते हैं, मेथड ऑफ रिसर्च। मैं सब कुछ आप लोगों को बहुत एकदम क्रिस्प और एकदम टू द पॉइंट बहुत अच्छे से बताऊंगी, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा और फिर रिसर्च के लिए आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों को क्वेश्चन से और बेसिक जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट उनसे इतनी तैयारी करा दूं कि आप रिसर्च के 5 में से 4 क्वेश्चन तो पक्का सही कर पाएँ। चलिए आगे है स्टेप्स ऑफ रिसर्च है, उसमें है अब देखिए थेसिस एंड आर्टिकल राइटिंग। हम थेसिस पहले राइट करते हैं, फिर आर्टिकल राइटिंग होता है। फॉर्मेट एंड स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग, अब उसके बाद उसके अंदर क्या आ जाएगा? फॉर्मेट, किस फॉर्मेट में हम लिखते हैं। जैसे हमने नेटवर्किंग में पढ़ा कि हमने कोई भी मैसेज, कोई भी पैकेट बनाते हैं तो उसके ऊपर जो एड्रेस लिखा होता है उसका कुछ फॉर्मेट होता है, तो हर चीज़ का फॉर्मेट होता है। रिसर्च में थेसिस कैसे लिखना है, आर्टिकल कैसे लिखना है, उसका भी फॉर्मेट होता है, स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग होता है। उसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च। अब हम अभी टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हम सीएस के स्टूडेंट हैं स्पेशली, हालांकि पेपर 1 के लिए हर ब्रांच के बच्चे देखेंगे, लेकिन आईसीटी, तो इसमें क्या है, आईसीटी से हम लोग जैसे अभी रिसर्च करना है, कंप्यूटर पे सब कुछ हम चेक करते हैं, इंटरनेट पे चेक करते हैं, तो ये मान लीजिए कि हमें डेटा कलेक्ट करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो और हम फॉरेन तक का, कहीं और का, हम मान लीजिए कि अगर कोई रिसर्च कर रहा है, एरोनॉटिक इंजीनियर्स हैं, वो लोग कर रहे हैं, तो क्या उनको क्या बिना कंप्यूटर के काम ही नहीं चलेगा? वो लोग को इंटरनेट से, कंप्यूटर से, मतलब बहुत सारा यूज होता है। तो एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च, क्या क्या हम यूज़ करते हैं रिसर्च में आईसीटी का, वो हमें पढ़ना है। उसके बाद हमें पढ़ना है रिसर्च एथिक्स। एथिक्स हर जगह चाहिए, है ना, एथिकल होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ एथिक्स में क्या है कि आप रिसर्च किसी की चोरी नहीं कर सकते हैं। आपको रिसर्च में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आपका रिसर्च वैलिड हो, और क्या क्या आप गलती करेंगे तो आपके रिसर्च का वैल्यू नहीं रहेगा, आपको सज़ा हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। तो ये रिसर्च एथिक्स, बस यही हमारा सिलेबस है, कंप्लीट सिलेबस, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि सिलेबस हमारा क्या है। अब रिसर्च उसको अगर हम एब्रिविएट करके RESEARCH इसकी स्पेलिंग है, ठीक है, और उसको हम पढ़ते हैं कि क्या इसका मतलब है। R फॉर रेशनल वे ऑफ थिंकिंग, रेशनल वे ऑफ थिंकिंग। आप जैसे तैसे नहीं सोचते हैं, आप किसी भी तरह रेशनली सोचते हैं, मीन्स कि आप इसको ये समझ सकते हैं कि प्रैक्टिकली सोचते हैं और टू द पॉइंट सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि हम मतलब इमोशनल होके, वो सब नहीं है इसमें। रेशनल वे ऑफ थिंकिंग आपका बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, थिंकिंग जो है ना एकदम प्रॉपर एक रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, वो है। तो उस पैटर्न पे आप थिंकिंग कर रहे हैं। दूसरा है ई से क्या है, एक्सपर्ट एंड एग्जॉस्टिव ट्रीटमेंट, यानी कि किसी चीज़ को हम कर रहे हैं तो एक्सपर्ट लेवल। अब देखिए जैसे हम इसको हायर एजुकेशन में काउंट करते हैं, जो पीजी वगैरह हम कर रहे हैं, उसके बाद पीएचडी कर रहे हैं, लेक्चरशिप कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये हायर लेवल है, यानी कि अब आप
प्रोफेसर बनने जा रहे हैं, लेक्चरर बनने जा रहे हैं, तो यानी कि आप में एक्सपर्टाइज आ जानी चाहिए, आप एक्सपर्ट बन जाए और आपका जो भी वो लेवल हो वो एक्सपर्ट का लेवल हो, इतने आप एक्सपर्ट हो जाएं। एंड एग्जॉस्टिव ट्रीटमेंट, यानी कि अब वो जो है ना बिल्कुल मतलब एक्सट्रीम, इसके बाद फिर और कुछ नहीं बचेगा, मतलब उस लेवल तक आपको हाई लेवल तक करना है किसी चीज़ को बढ़िया से रेशनल वे ऑफ थिंकिंग के साथ। फिर क्या है एस से क्या है, सर्च एंड सॉल्यूशन। रिसर्च में हम सर्च तो कर ही रहे हैं और सॉल्यूशन भी निकाल रहे हैं। हम मतलब ये ढूंढते हैं कि अभी तक हमारे पहले जो लोग आए रिसर्चर्स, उन्होंने क्या रिसर्च किया और उसके बाद अब हमें क्या करना है, हम आगे क्या करें, इसमें क्या और अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें हैं सॉल्यूशन के अंदर आएंगी। और उसके बाद है एग्जैक्टनेस, ई फॉर एग्जैक्टनेस, आपको एग्जैक्ट कोई काम करना है ना, वो रैंडमली नहीं करना है और हल्के में नहीं, बिल्कुल परफेक्ट करना है, एग्जैक्ट करना है। ए से एनालिसिस, एनालिसिस तो हम ऑब्वियस सी बात है एनालिसिस के बिना चलेगा ही नहीं। रिसर्च में तो एनालिसिस के बहुत सारे तरीके होंगे, बहुत सारा क्राइटेरिया होगा। तो एनालिसिस आर रिलेशनशिप ऑफ फैक्ट्स, हम फैक्ट को रिलेट करते हैं और एनालाइज करते हैं, उसको रेशनल वे में थिंक करते हैं, उस पर उसको सर्च करते हैं, उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो ये है रिलेशनशिप ऑफ फैक्ट्स, फैक्ट के ही रिलेशन से ही तो हम फिर ऑब्जर्वेशन होता है और उसी का जो हम सर्वे करेंगे, जो भी रिज़ल्ट लाएंगे, जो भी हम अपना एनालिसिस करके देंगे रिज़ल्ट, तो ये फैक्ट के ही बेस पे होता है। हर फैक्ट को हम रिलेट कर करके और फिर हम अपना कंक्लूज़न निकालते हैं। उसके बाद है सी, क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन। बिल्कुल क्रिटिसाइज़ करना क्या होता है, किसी चीज़ की कमी निकालना। तो क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन ये नहीं है कि मान लीजिए मेरा रिसर्च है तो मैं उसको बिल्कुल पॉजिटिवली एकदम आगे इसको पास किए जा रही हूँ कि नहीं। क्रिटिकल, उसमें हमें ढूंढना है कि क्या इफ़ और बट है, वो सारी चीज़ें हमें ढूंढनी है और क्रिटिकली उसको ऑब्ज़र्व करना है। मीन्स कि हम पैम्पर जो हुआ ना, अपने ये को हम पैम्पर नहीं करते हैं, हम उसको बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, बिल्कुल उसको हम सोने की तरह खरा मतलब उसको तपाते हैं। तो उस तरह से क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन हमें करना है। और केयरफुल प्लानिंग, प्लानिंग हमारी केयरफुल होनी चाहिए कि हम बिल्कुल केयरफुल्ली करें किसी भी प्लान को, हमें किसके बाद क्या करना है, कैसे करना है। तो ये चीज़ और कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड होगा। देखिए क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन तो होगा, क्यों होगा, जैसे हम मान लीजिए मैं हूँ तो मैं अपने बेटे को अभी जैसे उसको मैं नर्चर कर रही हूँ, तो मेरा बेटा मान लीजिए अभी 6 ईयर का है, तो अगर वो किसी फ्रेंड से लड़ जाता है तो पहले मैं अपने बच्चे को डांटती हूँ, है ना। लेकिन मैं ये भी ध्यान, बेटे के मन पे कोई बुरा असर ना पड़े कि मम्मी मुझे ध्यान ही नहीं देती है, मुझे प्यार ही नहीं करती है, मुझे ही डांटती है, नहीं। वो कंस्ट्रक्टिव वे में फिर मैं उसे समझाती हूँ कि बेटा आपने ऐसे किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ मिल के रहिए या कुछ भी। तो क्या हुआ, क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन हुआ, मैंने बच्चे को डांट लगाई लेकिन मैंने कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड के साथ लगाई, यानी कि मैंने उसे समझाया भी कि बेटा आप ऐसा करोगे तो गुड बॉय कहलाओगे, आपके पास फ्रेंड्स, आपके अच्छे फ्रेंड्स बनेंगे, फ्रेंड्स आपको भी खेलने का मौका देंगे, आपको अपने टॉयज शेयर करेंगे, तो अच्छे बच्चे बनना चाहिए ना। ये मैं उसको समझा भी देती हूँ। लेकिन क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन अपने बच्चे के साथ मैं ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती हूँ। तो उसी तरह अब रिसर्च है तो उसके साथ क्रिटिकल हमें होना है, लेकिन कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड होना चाहिए। ये नहीं कि डिस्ट्रक्टिव, अरे इसमें तो क्रिटिकल मुझे एकदम बिल्कुल कमी निकालना है और इसे रोइंड कर देना है, नहीं, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। क्रिटिकल प्लस कंस्ट्रक्टिव ये होना चाहिए। और केयरफुल प्लानिंग तो है ही, मान लीजिए मेरा बेटा है तो उसकी मैं पूरी प्रॉपर केयर करती हूँ, मतलब दुनिया में सबसे ज़्यादा मैं शायद अपने बच्चे के लिए ही करूँगी, हर माँ बाप वही करते हैं। तो केयरफुल प्लानिंग मतलब बिल्कुल केयरफुल्ली, थोड़ा भी उसमें
किसी तरह का संकोच नहीं होना चाहिए, किसी तरह का कोई कमी नहीं रहना चाहिए। एंड कंडेंस्ड जनरलाइजेशन, कंडेंस्ड यानी आपने जो मतलब कुकिंग करते होंगे, कंडेंस्ड मिल्क पता है। एक दूध क्या होता है जो कि हम ऐसे ग्लास में लेके पी रहे हैं, एक दूध होता है जो थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, और कंडेंस्ड मिल्क कैसा होता है, ऐसे स्पून से निकालिएगा तो इतना थिक, वो बिल्कुल हनी की तरह, है ना। तो उसको कंडेंस्ड कर दिया जाता है मिल्क को। मिल्क कितना पतला होता है, दूध कितना पतला होता है, उसको एकदम कंडेंस्ड कर दिया जाता है, एकदम गाढ़ा बना दिया जाता है। उसी तरह ये जो जनरलाइजेशन हमारा लास्ट में आए वो बिल्कुल एकदम प्योर, इतना ज़्यादा। और उसमें पता है मतलब कि अगर 1 लीटर दूध हम ऐसे उसको गर्म करते 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 कंडेंस्ड मिल्क बनाएंगे तो वो 100 ग्राम बच जाएगा, 150 ग्राम बचेगा। तो कितना बचा वो, मतलब इतना उसको ना एक होता है ना कि छनते गया और उसके बाद उसको मतलब गाढ़ा करते गए हम उसको, इतना अच्छे से रिसर्च किए, रेशनल थिंकिंग लगाए, एक्सपर्ट एग्जॉस्टिव ट्रीटमेंट दिए, सॉल्यूशन निकाले, एग्जैक्टली किए, एनालिसिस के साथ किए, फैक्ट के रिलेशनशिप बेस्ड हुए, क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन किए, कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड लगाएं और केयरफुल प्लानिंग किए, और उसके बाद कंडेंस्ड जनरलाइजेशन आया। इतना सारा स्टेप करने के बाद आपका जो जनरलाइजेशन आएगा वो बिल्कुल उसी कंडेंस्ड मिल्क की तरह हो जाएगा, है ना। और उसके बाद H फॉर ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क। ऑनेस्टी क्यों है, क्योंकि इथिकल होता है। रिसर्च में आपको एथिक्स चाहिए, बिल्कुल आप ऐसा नहीं कि रिसर्च पेपर आपको मिल गया कहीं और आप किसी का ले नहीं उसको पब्लिश करा रहे हैं, वहाँ से कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, नहीं। ऑनेस्टली आपको उस पर मेहनत करना है, आपको अपने थिंकिंग को रेशनली चलाना है, आपको उसमें समय लगाना है और अपना पॉइंट ऑफ व्यू, बाकी के आप रिसर्चेस को देखेंगे, पढ़ेंगे और उसके बाद उसमें क्या और ज़रूरत है उस पर आप काम करेंगे, और उसके बाद ऑनेस्टली अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना जो ऑब्जर्वेशन, अपना जो फैक्ट का रिलेशनशिप का रिज़ल्ट आएगा वो सारी चीज़ें आप देंगे ऑनेस्टली। और बिल्कुल मतलब ऑब्वियस सी बात है कि उसमें हार्ड वर्क के बिना हो ही नहीं सकता है, इतनी सारी चीज़ें विदाउट हार्ड वर्क नेवर पॉसिबल। तो ये है रिसर्च का एक बिल्कुल बहुत प्यारा, बहुत क्रिस्प, बहुत एग्जैक्ट टू द पॉइंट डेफिनेशन। इसको आप समझ लिए तो समझ लीजिए आपने रिसर्च का निचोड़ समझ लिया, उसको आपने निचोड़ लिया। अब मैं आप लोगों को थोड़ा रिसर्च के स्टेप्स कुछ बताती हूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी सारी चीज़ें करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फॉर्मूलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। सबसे पहले हम रिसर्च का प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करते हैं कि रिसर्च प्रॉब्लम होता है क्या। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लिटरेचर रिव्यू करेंगे, बहुत सारे लिटरेचर को पढ़ेंगे, बहुत सारे मतलब कि अति कहीं नहीं होना चाहिए, वो भी एक स्टैंडर्ड वे में, ठीक है। तो कुछ लिटरेचर को हमने पढ़ा, स्टैंडर्ड लिटरेचर को, फिर फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, उससे हम ऑब्जेक्टिव निकाले क्या क्या इसमें पॉइंट आया, क्या हमें इसमें इम्प्रूव करने का पॉइंट मिल रहा है, कहीं हम उस पर एक ढूंढेंगे लूप होल, कहाँ से मेरे लिए कुछ निकले जहाँ की मैं जिस पे काम करूँ। फिर आइडेंटिफाइंग रिसर्च वेरिएबल एंड मेजरिंग स्किल्स। अब उसके बाद मेरा रिसर्च क्या है उसके अकॉर्डिंग मैं डिसाइड करूँगी कि मुझे कौन से वेरिएबल्स यूज़ करने हैं और कौन से मेजरिंग स्केल्स यूज़ करने हैं। और उसके बाद फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है कि हम उसको मान के चलते हैं कि ये गलत है ना, ये ऐसा उल्टा है, और उसके बाद लास्ट में उसको हम गलत प्रूफ कर देंगे, यानी कि वो सही है, ठीक है। तो हम फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस करते हैं। और उसके बाद क्या है, प्रिपेयरिंग रिसर्च डिज़ाइन। हम रिसर्च डिज़ाइन को प्रिपेयर करते हैं, प्रॉब्लम स्ट्रक्चर, एक्सपेरिमेंटल स्टडी डिज़ाइन, नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडी। तो ये सब क्या है, रिसर्च का डिज़ाइन है। हम एक्सपेरिमेंटल कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं, या नॉन एक्सपेरिमेंटल भी बहुत सारे स्टडीज़ होते हैं, ऐसा नहीं कि रिसर्च है तो सब कुछ एक्सपेरिमेंटल ही होगा। फिर है डेवलपिंग डेटा कलेक्शन। हम डेटा कलेक्शन को डेवलप करते हैं
कि कैसे कैसे हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो अब डेटा कलेक्ट करने के क्या 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 तरीका है। तो इंस्ट्रूमेंट, रिसर्च इंस्ट्रूमेंट, टाइप्स ऑफ डेटा, मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन, डिज़ाइनिंग रिसर्च टूल्स, ये सारी चीज़ें इसके अंदर पढ़नी है। उसके बाद हम पढ़ते हैं सेलेक्टिंग सैम्पल्स, टाइप्स ऑफ सैम्पल। अब हम सैम्पल कलेक्ट करेंगे कि सैम्पल हम कहाँ से ले रहे हैं उसको लिए। अब सैम्पल में क्या क्या टाइप आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग आएगा, डिटरमाइनिंग सैम्पल डिज़ाइन, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, है ना, ये सारी चीज़ें हैं। फिर राइटिंग ए रिसर्च प्रपोजल, फिर हम रिसर्च प्रपोजल लिखते हैं। मेन एलिमेंट, नीड, क्या क्या उसकी ज़रूरत, टाइप्स ऑफ डेटा, बेनिफिट, जस्टिफिकेशन फॉर फंड एंड अदर रिसोर्सेज, ठीक है। उसके बाद है कलेक्टिंग डेटा, हम डेटा कलेक्ट करते हैं, क्वेश्चनर करते हैं, इंटरव्यू करते हैं, शेड्यूल्स, अलग अलग शेड्यूल बनाते हैं। और वैसे हम, जैसे आप लोग कभी भी कोई चीज़ यूज़ करते, कोई ऐप अभी यूज़ कर रहे हैं आप, तो एक आता है उसमें फीडबैक फॉर्म, वो क्या है, वो डेटा कलेक्शन हो रहा है कि कैसे कस्टमर का और यूज़र का क्या है फीडबैक। उस तरह से क्वेश्चनर, कभी क्वेश्चनर आपको मिल जाता है, कहीं आप घूमने गए, कहीं ये में गए, होटल में गए और कहीं गए, तो आपको उस जगह पे मिलता है एक क्वेश्चनर, उसको आपको फिल करना रहता है। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे रहते हैं और आपको उसमें यस नो करना है, या 4 ऑप्शन दिया उसमें से कोई टिक मार करना। तो ये सारा क्या है, ये सब डेटा कलेक्शन है। ऐसे करके डेटा कलेक्ट होता है और उसके बाद एक कंक्लूज़न पे वो पहुंच जाते हैं कि लोगों का क्या है, ओपिनियन क्या है। उसके बाद है प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग डेटा, एडिटिंग एंड कोडिंग, टैबुलेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, एनालिसिस, जनरलाइजेशन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अब हम हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन तो किए ही थे सेकंड स्टेप में, अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग होगा कि क्या जो हमने हाइपोथेसिस बनाया था वो ट्रू है और फॉल्स है, ठीक है। उसके बाद है राइटिंग ए रिसर्च रिपोर्ट। अब हम आ गए फाइनल स्टेज पे, उसमें टाइटल पेज होगा, टेबल ऑफ कंटेंट्स होगा, बिब्लियोग्राफी होगा, अपेंडिसेस होगा और चैप्टर्स होंगे, ठीक है। इस तरह से आपको रिसर्च का रेडी करना होता है, कैसे हमारा रिसर्च का प्रपोजल है, कैसे हम रिसर्च कर रहे हैं और फाइनल हम रिसर्च रिपोर्ट कैसे रेडी कर रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, थैंक यू। आज के वीडियो में मैंने इतना ही बताया, लेकिन ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें आपको पूरा उसका स्ट्रक्चर पता चल गया, ठीक है। इसको आप लोग लिख भी सकते हैं, पॉइंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मैंने बहुत मल्टीपल सोर्सेज से मैं सर्च करती हूँ, ऑब्ज़र्व करती हूँ, पढ़ती हूँ, एक्सपीरियंस करती हूँ, उसके बाद मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड करती हूँ। तो इसीलिए मुझे समय भी लगता है, हैंड रिटन मैं रेडी भी करती हूँ। मैंने कई बार स्लाइड्स बनाए, पता है, मुझे रहता है कि मैं करूँ, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। अब जब सेटिस्फेक्शन होगा तो मैं स्लाइड्स पे आप लोगों को पढ़ाऊँगी। अगर इसमें आप लोगों को कोई डाउट आता है और लगता है कि नहीं मैम स्लाइड पे ही पढ़ाइए, पेन टैब से ही पढ़ाइए, तो आप लोग बता सकते हैं। लेकिन मुझे ये ज़्यादा एक होता है ना, दिल के करीब लगता है, तो इसलिए मैं अभी ऐसे ही कंटिन्यू कर रही हूँ। लेकिन समय के साथ चलना चाहिए, तो मैं वो भी करूँगी। और थोड़ा समय का भी होता है कि पहला टारगेट क्या है कि हमें पढ़ना है ज़्यादा, है ना। तो इस तरह से करके मुझसे जो हो पा रहा है मैं कर रही हूँ। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को डेली विज़िट कीजिए। अब मैं रेगुलर आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करती जाऊंगी और मेरा प्रॉमिस है कि पूरा नेट का सिलेबस मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ अवेलेबल कराऊंगी विथ माय नोट्स, ठीक है। तो इसके लिए समय दीजिए मुझे, मतलब हो सकता है 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने भी लग जाएं करते करते कंप्लीट, लेकिन मेरा टारगेट है कि मैं एवरीथिंग और बढ़िया आपको दूंगी, ऐसा मेरा प्रॉमिस है। और आप लोग अगर मेरे सारे लेक्चर्स देख रहे होंगे तो आप लोगों को पता भी चलता होगा, आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को पता चलता होगा कि ये इसका क्या लेवल है ना। तो चलिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक यू।